हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन सीसैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपको ऐसा नहीं है कि जितने भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करना ही करना है, ऐसे नहीं करना है। जब आपको अजम्पशन के क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना प्रैक्टिस करते टाइम पे, तो उसको आपको स्किप करना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ लोग करते हैं ना कि हमारा तो पूरा मतलब हम पूरा रिलाय पैसेज के ऊपर ही है तो पूरे पैसेज ही सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग के मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये पीवाईक्यू के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी है, तो उसको प्रिपेयर करके जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाया है। ओनली आईएएस वालों की सीरीज है पूरी। तो आप ना खुद ढूंढ लो पीवाईक्यू में कौन सा टॉपिक आपको नंबर सिस्टम इजी लगता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर इजी लगता है, या एज वाला चैप्टर इजी लगता है, या परसेंटेज वाला। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ को भी थोड़ा प्रिपेयर करके जाना है, और जो रीजनिंग के टॉपिक है उसको भी करके जाना है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सीसैट का जो पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ नॉलेज बेस नहीं हो सकता, या सब कुछ हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और एंड में हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टेक्निक भी लगाना चाहिए, क्योंकि 2 आवर्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि नॉर्मल इंसान मतलब जिनका नॉन जो जिनका मैथ बैकग्राउंड है और जिनका नहीं है उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 2 घंटे में वो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो हमारा टारगेट हमें 50 या 55 तक रखना चाहिए, ठीक है। और एक बात थी आपको बताना था, जीएस के लिए अगर आपको कुछ सेकंड रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो मैंने लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू को एनालिसिस करके निकाला है कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो कोर सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोर सब्जेक्ट में हमारे आते हैं पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये हमारे कोर सब्जेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग 10 या 15 क्वेश्चन मतलब हर टॉपिक से यहाँ पे होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है हमारा। ऐसे नहीं है कि बाकी की इम्पोर्टेंट नहीं है उनको स्किप करो, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगी। सभी इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको आप इनको अच्छे से करोगे ना तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होने की कम चांसेस होते हैं। आपको साइंस एंड टेक को भी पढ़ना है, हिस्ट्री को भी पढ़ना है। हिस्ट्री के जैसे टर्म्स होते हैं तो उनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, खास करके आपको मिडाइवल हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो अगर आप चाहो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी कि लास्ट के 2 मंथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना चाहिए। वो टॉपिक्स मैंने एनालिसिस कर रखे हैं लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं करवा दूंगी। तो आज के हमारे 2 ही पैसेज हैं, 2 ही क्वेश्चंस हैं, और मैं ऐसे ही करती हूँ हर वीडियो में 2 ही पैसेज को डिस्कस करते हैं, हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। और देखो, समझना और फिर आप खुद प्रैक्टिस करना, इसके लिए अलग से टाइम लगता है प्रैक्टिस के लिए। तो कितने आप वीडियो देखोगे, इसलिए मैं छोटे छोटे इसमें बस आपको एक समझ आ जाए इसलिए बता रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, 31 वाला। यहाँ पे ना आपको अगर कंफ्यूजन होता है ना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। अब ये जो 31 वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए दो ऑप्शन में। तो अगर ऐसे हो जाए ना तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करो तो बेटर है, क्योंकि ये रिलीजन से रिलेटेड है। अगर ये खास करके मुझे तो इजी लगा, लेकिन कुछ लोगों को ये टफ लग सकता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। जिनको दुविधा होती है, डिलेमा होता है 2 ऑप्शन में, तो उनको ये छोड़ देना चाहिए। और थर्ड यहाँ पे 32 वाला जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो में भी बोला था कि इन्फरेंस जो होता है फैक्ट बेस्ड होता है ये। और दूसरी बात यहाँ पे होता है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है, उसी के अकॉर्डिंग मोस्ट लॉजिकल और रैशनल यहाँ पे आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। लेकिन अजम्पशन में वैसे नहीं होता है, कोई फैक्ट्स कोई एविडेंस नहीं ढूंढना होता है आपको पैसेज में।
लेकिन आपको यहाँ पे प्रूव करना होता है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये आपके अजम्पशन दे रखे है, इसको कौन सा अजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग पैसेज लिखा गया है, या पैसेज में वो स्टेटमेंट जो है, ये अजम्पशन जो है वो पैसेज में प्रूव हो रहा है, ये देखना होता है हमें अजम्पशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है। और कर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट टाइम पे हमने सॉल्व किया था। कर्क से भी होता है कि मेन थीम क्या है पैसेज की, ये पूछा जाता है, तो वो पैसेज में दे रखा होता है आपको, और आप लिमिटेड रहे जब भी पैसेज पढ़ते हो ना, पैसेज में क्या दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। कोई पैसेज में कोई जीएस वाला नॉलेज नहीं लगाना है। हालांकि आपको ऑप्शन में क्या करना होता है, ऑप्शन में देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ऑल लगाया था, ये ऑल, तो ऑल जो यहाँ पे आता है वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इम्पॉसिबल एकदम एक्सट्रीम है, तो इसको मैंने ये पहले ही इसमें कट कर दिया था, और पूरा ये एवरी डोमिनेशन बोला था यहाँ पे, तो मैंने पूरे पहले इसको स्किप कर दिया और बिना पढ़े ही आंसर सी कर दिया था, फिर जाके मैंने पैसेज पढ़ा। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपको अगर ऐसे स्टेटमेंट में दिख रहा है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप पैसेज जरूर पढ़े, सिर्फ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ना चले। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीसैट में। तो मैंने हमेशा बोला है आपको, आपके अटेम्प्ट्स 50 या 55 के आसपास होने चाहिए, इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इतने नहीं करोगे ना, मतलब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करे जा रहे हैं, या आपके ना 45 50 के बीच में भी हो रहा है ना, तो फिर भी आप सेफ जोन में हो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो पीवाईक्यू, प्रैक्टिस करते हो पीवाईक्यू सॉल्व करते हो और आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी आ रही है उसमें, तब जाके आप वहां पे सिक्योर जोन में हो। जबकि आप 45 या 50 सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तब जाके आप सिक्योर हो। लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो फिर तो नहीं, गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अभी टाइम है, मान लीजिए 2 मंथ है, 2 मंथ में आपको पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने जो कि आपके लिए इजी लगते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको जो इजी लगते हैं तो उसको प्रिपेयर करके जाना, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो डरते हैं उनका कुछ नहीं होता है, जो डरते नहीं है उनका ही कुछ होता है। तो ऐसे मामलों में बिल्कुल डरना नहीं होता है। और इसी मैथ इतना भी घबराने वाली चीज नहीं है, हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ क्या चीज है हमारे लिए, है ना। तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैथ के भी कुछ टॉपिक होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, आपको करके जाने चाहिए। तो चलो देखते हैं, ये जो मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अजम्पशन दे रखे। फर्स्ट है, नो मैन कैन लिव विदाउट एडेरिंग टू सम रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है, तो ये तो थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, हो सकता है। तो अगर पैसेज में बोला ये प्रूव हो रहा है तो हो सकता है। बी यहाँ पे बोला गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डोमिनेशन। तो ये पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। रिलीजियस डोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दे रखा है वो है, मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशन का मतलब होता है संप्रदाय, रिलीजियस संप्रदाय होते हैं ना, धार्मिक संप्रदाय। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय। ठीक है, तो इसको मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। हर किसी को बेसिक आइडिया तो होती है कि हमारा रिलीजन क्या है, फिर भी ठीक है, मान लेते हैं ये अजम्पशन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, सीधा पैसेज पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा। तो हमें ये जो 4 अजम्पशन हमने देखे, इसमें से कौन सा प्रूव होता है पैसेज में, वो प्रूव करना है, या ये 4 अजम्पशन में से कौन सा ऐसा अजम्पशन है जिसके इर्द गिर्द ये पैसेज लिखा गया है। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, if everyone is left to be judge of his own religion, there is no such thing as a religion that is wrong. But if they are to be a judge of each other's religion, there is no such things as a religion that is right. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी के भी धार्मिक संप्रदाय को, किसी के भी अगर
किसी मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान है, उसके रिलीजन को आप किसी और को बोलो कि जज करे, तो वो क्या करेगा कि वो पहले तो गलतियां निकालेगा। यहाँ पे मैं उदाहरण दे रही हूँ मुस्लिम एंड हिंदू का, ठीक है। यहाँ पे ऑफेंड नहीं होना है, बस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर मुस्लिम रिलीजन्स के लिए अगर जज करने के लिए बोले हिंदू रिलीजन वाले के लिए, तो वो मुस्लिम रिलीजन में क्या क्या गलती है वो निकालेगा। लेकिन अगर हिंदू पर्सन को उसके रिलीजन के बारे में अगर पूछा जाए तो वहां पे कोई गलती नहीं होती है। बस यही यहाँ पे पैसेज में बोला जा रहा है कि अपने रिलीजन के बारे में जब बोला जाए तो इंसान को वहां पे सब कुछ सही दिखता है, लेकिन दूसरे के रिलीजन के बारे में अगर उसको जज करने के लिए बोले तो वहां पे उसको गलतियां ही गलतियां दिखती है, ठीक है। तो एक दूसरे के रिलीजन में उनको गलतियां दिखती है, लेकिन अपने रिलीजन में कोई गलती नहीं दिखती है, यही पैसेज में बोला जा रहा है। एंड देयर फोर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो इसीलिए पूरे दुनिया में एक तो राइट तो हो सकता है या पूरे दुनिया में रॉन्ग तो हो सकता है रिलीजन मैटर, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे बताओ क्या ये पैसेज से हमें अजम्पशन से ये समझ में आ रहा है कि बस एक इंसान को एक ही रिलीजन फॉलो करना चाहिए? ये बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे कि एक रिलीजन को मतलब एक इंसान को उसके रिलीजन को ही फॉलो करना चाहिए। देखो फर्स्ट अजम्पशन जो हमारा बोल रहा है, नो मैन कैन लिव विदाउट एडेयरिंग टू सम रिलीजन डिनोमिनेशन, मतलब ये अडेयर करने की मतलब उसका पालन करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात हो रही है। मतलब इससे क्या हो सकता है, आपकी यूनिटी पे असर हो सकता है। खुद के रिलीजन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब कुछ राइट दिख रहा है, लेकिन दूसरे के रिलीजन को जज करने के लिए बोलो, एक दूसरे के रिलीजन को जज करने के लिए बोलो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एग्जाम्पल के लिए, तो वो एक दूसरे के रिलीजन में रॉन्ग चीजें निकालते हैं, लेकिन खुद के रिलीजन के बारे में वो हमेशा सभी सही चीजें बोलते हैं। तो यहाँ पे नो मैन कैन लिव विदाउट, इस अजम्पशन के इर्द गिर्द पैसेज लिखा है क्या? नहीं, तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। सेकंड यहाँ पे इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्या ऐसे बोला कि आपको फैलाना चाहिए आपका मतलब उसका प्रोपोगेशन मतलब उसको जाहिर करना या उसको प्रोपोगेट करना कि आप इसको ही फॉलो करो, इसी रिलीजन को फॉलो करो या इस पर्टिकुलर इंसान के रिलीजन को फॉलो करो, ऐसा कुछ बोला है? नहीं। तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आनी चाहिए। बट हाँ, अगर फर्स्ट राउंड में आप पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में, लेकिन आपका आंसर सी आना चाहिए। रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, तो ये बिल्कुल अजम्पशन है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मैन की यूनिटी जो होती है इसको इग्नोर करता है, जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस होता है मतलब जो धार्मिक संप्रदाय होता है वो ह्यूमन जो मैन है उसकी यूनिटी को इग्नोर करता है। क्योंकि ऐसे होता है ना कि हमें सब हमारा रिलीजन हमें अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ सही लगता है, लेकिन दूसरों के रिलीजन में हमें दिक्कत आती है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे यूनिटी पे असर होता है। आपको जो 1905 की आपको मूवमेंट पता होगी ना, कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वहां पे भी यूनिटी की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही थी, ठीक है। तो वहां पे भी यूनिटी की बात हो रही थी। तो यहाँ पे ये इग्नोर होती है चीजें, मैन की यूनिटी के मैन मतलब ह्यूमन की यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, नहीं, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो ये अजम्पशन तो बिल्कुल वहां पे प्रूव नहीं हो रहा, बस हमारा सी आंसर आना चाहिए। आप इससे भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने तो देखा है कि ऑफिशियल आंसर की से यही सही है। पहले मैंने सॉल्व किया है, बाद में फिर जाके चेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी सेकंड जो है, यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबाउ। तो यहाँ पे देखो इन्फरेंस फर्स्ट ये है कि सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन, सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये इनएविटेबल और एवरी, यहाँ पे ये गलत होता है, फिर भी आपको पैसेज पढ़ना है। तो मेरा तो आंसर मैंने सी निकाला था, सिर्फ पैसेज से निकाला था, क्योंकि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहाँ पे ऑल है, एक्सट्रीम है,
इम्पॉसिबल ए भी एक्सट्रीम है, इसीलिए मैंने आंसर सी निकाला था, फिर जाके पैसेज पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम पैसेज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम ये इन्फ्रेंस पढ़ते हैं। सेकंड इन्फ्रेंस बोल रहा है कि इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन। तो यहाँ पे एनी भी आ रहा है, एनी डोमिनियन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे कि पीपल नहीं बल्कि सॉवरेन, मतलब जो भी कंट्रीज होती है वही रेस्पॉन्सिबल होती है सभी प्रॉब्लम्स के लिए और सभी डोमिनियंस के अंदर, एनी डोमिनियंस के अंदर, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सी बोल रहा है कि दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यू द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजन। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वैसे भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वैसे भी ये करेक्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पे डी जो है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मेन टू इस्टेब्लिश अ गुड डोमिनियन। तो यहाँ पे देखो, तो इससे हमें पता चलेगा, पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो पैसेज देखो, इट इज अ सर्टन दैट सेडिशन, वॉर एंड contempt or breach of the laws are not so much to be imputed to the wickedness of the subject as to be bad state of a dominion। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट बोल रहा है, so much not बोल रहा है। so for men are not born fit for citizen but must be made so। तो यहाँ पे बोल रहे कि मेन जो होते हैं कि वो एज अ सिटीजन बोल के वो फिट ही हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी भी कंट्रीज का अगर कोई भी इंसान पैदा हुआ तो ऐसे नहीं होता कि वो मेंट टू बी एज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो हो सकता है उससे गलतियां तो होती है, एज अ सिटीजन हमसे भी गलतियां होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फिट ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो वो फॉर मेन आर नॉट बॉर्न फिट फॉर सिटीजन एंड बट मस्ट बी मेड सो, तो उसको बनाया जा सकता है। बिसाइड्स मेन्स नेचुरल पैशंस आर एवरीवेयर द सेम एंड इफ विकेडनेस more prevails and more offense are committed in one commonwealth than in another, so it is certain that the farmer has, मतलब ये farmer जो है, has neither enough pursued to end the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought, so that therefore it has failed to making quite good, and it is a right, कहाँ पे गया, it has a fail in making quite good and it's a right as a commonwealth। तो यहाँ पे पूरे पैसेज में ऐसे बोला कि ऐसा नहीं है कि एक सिटीजन, मैंने जो सिटीजन की बात की है कि वो जन्मता ही एक सिटीजनशिप के लिए वो फिट होता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। वैसे भी जो मेंस होते हैं, मतलब जो भी उनके पास नेचुरल पोजीशन होता है, चाहे वो एवरीवेयर हो, कहीं पे भी हो, तो वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कुछ पोजीशन हो तो वो विकेडनेस जो होता है वो प्रिवेल हो सकता है, वो जो कमेंट कर सकते हैं। एक कॉमनवेल्थ में वो एक क्राइम होता है या ऑफेंस होता है, कमिटेड होता है ना, तो उसको प्रिवेल कर किया जा सकता है। तो इट इज सर्टन दैट द फार्मर, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, एक तो परसुएड भी इनफ नहीं है into the unity and nor frame its laws with sufficient forethought। थोड़ा डिफिकल्ट है ये अंडरस्टैंड करने में, लेकिन आपका आंसर निकल जा सकता है इससे, क्योंकि ये बेसिकली कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, वहां पे जो सिटीजन होते हैं उनकी बात चल रही है। तो ऐसे नहीं है कि सिटीजन मतलब पीपल से कोई गलती ही नहीं हो सकती, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि सिटीजन से गलती हो सकती है, लेकिन कॉमनवेल्थ जो होता है वो क्या करता है, उनके लिए सफिशिएंट चीजें प्रोवाइड कर सकता है ताकि जो वो गलतियां करते हैं उनके अंदर जो विकेडनेस है उसको प्रिवेल कर सके। तो ये पूरी यहाँ पे बात हो रही है पूरे पैसेज में, मतलब मैंने सारांश में छोटा सा करके आपको यहाँ पे बता दिया। वैसे तो आप वर्ड टू वर्ड जाओगे तो अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी जाएगी। तो देखो यहाँ पे सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल, मतलब उसको, मतलब ये नेसेसरी है इन एवरी डोमेन,
ऐसे नहीं, उसको प्रिवेल भी किया जा सकता है, ऐसे बोला गया है वहां पे। तो ये हमारा जो ए आंसर है वो गलत है, ठीक है। और जो बी है, इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरिन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, जो पीपल होते हैं, जो मेन्स होते हैं, वो जन्मतः इस सिटीजन के लिए परफेक्ट होते हैं ऐसा नहीं है, उनको फिट बनाना पड़ता है। और वो कैसे, वो कॉमनवेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें कुछ चीजें ऐसे प्रोवाइड की जाती है जिससे इंसान के अंदर जो विकेडनेस होता है उसको कम किया जा सकता है। ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा कॉमनवेल्थ की ही प्रॉब्लम है, उसी की वही रेस्पॉन्सिबल है, जो भी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाती है। और सी दैट डोमिनियन is the best which pursue the aim of unity and has laws for good citizenship। तो गुड सिटीजनशिप के लिए वो लोगों को परस्यूट करते हैं, उनमें यूनिटी लाते हैं, वही एम होता है किसी भी डोमिनियन का। अगर आप इंडिया की बात ले लो तो इंडिया का एम क्या है कि हम जो हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी है, काफी अलग अलग रिलीजन है, कल्चर्स है, लैंग्वेज है, फिर भी हम एक साथ यूनिटी के साथ रहते हैं। क्योंकि जो हमारा डोमिनियन है, हमारा भारत जो है, हमारी भारत माता जो है, इसका पूरा एम ही है कि हमें एक दूसरे को मिलजुल के रखना है। तो बिल्कुल वही यहाँ पे बोला है। और पहले ऐसे नहीं था, इंडिया जब आजाद हुआ था तब अलग अलग फ्रैगमेंट्स में बटा हुआ था, लेकिन उसको एक यूनिटी में लाने का काम यही पूरे इंडिया का एम था। तो हम वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स को उन्होंने परसू किया कि आ जाओ, उनको चाहे जबरदस्ती से हो कैसे, वो परस्यू तो किया ना। तो बिल्कुल ये आंसर हमारा सी है। चाहे डी की बात करो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मेन टू एस्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन, ऐसे तो बिल्कुल ही बात नहीं की है, ठीक है। पूरे सिटीजन की बात की है और डोमिनियन की बात की है। तो यही पूरे पैसेज का इन्फरेंस है और यही मतलब आंसर है। आप आंसर की भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ रही है चीजें। अगर ये समझ आ रही है और आपका सीसैट क्लियर होगा ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहे, चाहे जितने भी लोग हो रिलीजियसली देखते हो ना, उनको वही यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्रैक्टिस करें और सीसैट के लिए मत डरिए कि आपका प्रीलिम सीसैट की वजह से नहीं निकलेगा, ऐसे मत सोचिए। बिल्कुल बिंदास फुल तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।